हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फेजर डायग्राम। अरे लगता है मैं पंखा बंद करना भूल गया, अभी करता हूं बच्चों। अब आपको आवाज साफ आ रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फेजर डायग्राम और जो हमारा चैप्टर इस वक्त चल रहा है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आज हम फेजर डायग्राम पढ़ेंगे सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस ओनली, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटर कनेक्टेड है, ना तो उसमें रेजिस्टेंस है ना इंडक्टेंस है। अच्छा, इससे पहले हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के सर्किट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को आप तब देखना जब आप अल्टरनेटिंग करंट का पहले शुरू के वीडियो देख चुके हो, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मतलब एपिसोड वाइज आप इस चैप्टर को देखना, बीच में से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो शुरू करते हैं सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस ओनली। सबसे पहले तो सर्किट बना लेते हैं। ये एक सर्किट है, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर है, ये एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। लिख दें यहां एसी सप्लाई। इक्वेशन क्या होगी ईएमएफ की, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्लेट पॉजिटिव, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे निगेटिव। यहां प्लस क्यू और इस प्लेट पे माइनस क्यू। सही है, यहां तक तो सब आसान है। अच्छा, इस सर्किट को हम बोल सकते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पता ही है हमें फॉर्मूला, Q बाय C। C क्या है? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहां लिख लेते हैं Q बाय C। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर हम इस पे किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं ऐसे, तो हम लिख सकते हैं E माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। E एसी सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी किसी क्षण पे E है। हालांकि E वेरिएबल भी है, टाइम के साथ बदल भी रहा है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू क्यू बाय सी। यहां तक तो देखो अब भी आसान लग रहा है। आसान है भाई, वास्तव में आसान है। Q को हम लिख सकते हैं E इंटू सी। E को हम लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, तो C यहां बाहर ले लो, यहां लिखो E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। क्यू की इक्वेशन लिख दो, तो हो जाएगा डी सी इंटू ई नॉट। गंदा हो गया, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय डी टी। सी कांस्टेंट है, ई नॉट पीक वैल्यू है, ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा सी ई नॉट डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। सिंपल है बच्चों, ये आप नोट कर लो, इसे मैं रब करने जा रहा हूं। ऊपर से तो कॉपी कर ही लिया। अच्छा, पॉज करके कॉपी कर लो। 1 2 पॉज हो गया, स्क्रीन कॉपी। चलो इसे रब कर देते हैं।
ये इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं, I इक्वल टू सी ई नॉट डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो हो जाएगा आई इक्वल टू ओमेगा बाहर सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन साइन के टर्म्स में होती है, इसलिए हम करंट की इक्वेशन को भी साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। इसे अगर हम साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो देखो ये फॉर्मूला बनता है। एक तो यह है कि कॉस ओमेगा टी, नीचे लिखते हैं थोड़ा, यहां लिखो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। दूसरा बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा। हम ये वाली इक्वेशन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चलते हैं हम ओमेगा टी, इसमें भी पॉजिटिव होता है साइन के साथ। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू डब्ल्यू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यहां ई नॉट है। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्या कर दिया, क्यों ये आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कैसे हो गया। देखो आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, ये क्या है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी इंटू ई नॉट होता है, लेकिन हमें पता है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सम रेजिस्टेंस होता है, सही है। तो इसको हम बहुत ही आर्टिस्टिक, एक कलाकार की तरह ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। ये जो 1 बाय ओमेगा सी है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से। किससे डिनोट करते हैं, एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। क्या कहते हैं इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट कर लो बच्चों, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। तो ये जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है इसमें ईएमएफ की इक्वेशन है, ये यहां पे ईएमएफ की इक्वेशन लिख लेते हैं। ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जो करंट का फेज है वो पाई बाय 2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईएमएफ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये कंक्लूजन निकल के आई है कि करंट लीड्स ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसे हम लिख लेते हैं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट
लीड्स EMF बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और π/2, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि EMF लैग्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और π/2, कि EMF जो है करंट से 90 डिग्री फेज एंगल पीछे है। ऐसे भी लिख सकते हैं EMF लैग्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और π/2। लिख लो बच्चों, दोनों कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। नोट डाउन कर लो, मैं आगे से हट रहा हूं। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जब हम t को 0 रखते हैं, अगर हम t को 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो EMF 0 हो जाएगी t को 0 रखते ही। जब हम I की इक्वेशन में t 0 रखेंगे तो यहां हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 इज 1, तो I इक्वल टू I0। तो इसका अर्थ यह है जब EMF 0 होगी करंट मैक्सिमम होगा, यानी I0। When EMF is minimum, current is maximum। इस इक्वेशन से पता लगता है। चलो अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम बनाने से पहले इक्वेशन लिख लें। करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। EMF की इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस है π/2 का। फेजर डायग्राम, सबसे पहले एक्सेस बनाया, उसके बाद पीक वैल्यू ऑफ EMF को हमने वेक्टर फॉर्म में शो करा। ये देखिए, ये E0, ये एंगल कितना है एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी। अब I का फेज π/2 ज्यादा है, तो अब जब I वेक्टर बनेगा तो हम 90 डिग्री जोड़ देंगे WT में। ऐसे देखो, ये तो WT का एंगल है, ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे करके ऐसे, ये बनेगा आपका I0 वेक्टर। दिस इज योर I0 वेक्टर, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये बन गया आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम के बाद हम क्या बनाते हैं? फेज डायग्राम के बाद बनता है वेव डायग्राम। पहले वेव डायग्राम भी बना सकते थे। वेव डायग्राम, एक्स एक्सेस पे टाइम, वाई एक्सेस पे EMF। EMF की इक्वेशन साइन कर्व है, एक साइकिल के लिए बनाएंगे, ये ऐसे, थोड़ी सी गलत बन गई,
मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये ई नॉट, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देखो, जब हम टी को 0 रखें, जब टी 0 होगा ईएमएफ 0, लेकिन करंट कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा, ये तो 0 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 रह जाएगा। साइन पाई बाय 2 इज 1, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी ये वैल्यू रैक से बनाते हैं। ये वैल्यू होगी, एक टेबल बना लेते हैं यहां। टी की वैल्यू, ईएमएफ और करंट। टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ 0, करंट मैक्सिमम आई नॉट। उसके बाद ये है आपका 0, टी बाय 4, यहां पर टी बाय 2, यहां 3 टी बाय 4, और ये पॉइंट कितना होता है? टी। तो ये टी इज द टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। और एक पूरी साइकिल हम कंसीडर करके चलते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। सही है, बिल्कुल ठीक है, ये आपको पता ही है। ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी रख दो इस इक्वेशन में, तो आपका आई नॉट आ जाएगा, नहीं आई की इक्वेशन आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस पाई बाय 2, और ईएमएफ हो जाएगी ई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब हमने टी रखा कैपिटल टी बाय 4। ईएमएफ जब यहां देखो टी बाय 4 रखोगे, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2। जब साइन पाई बाय 2 हो जाएगा तो ई इक्वल टू ई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और करंट जब यहां टी बाय 4 रखोगे तो ये हो जाएगा टी बाय 4, टी से टी कैंसिल, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी पाई, साइन पाई, राइट? साइन पाई इज 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ईएमएफ मिनिमम है यानी 0, तो करंट मैक्सिमम, और जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट 0 यानी मिनिमम। तो इस तरीके का कर्व बनेगा। 0 पे तो यहां करंट 0 ही रहेगा, टी बाय 4 पे नहीं, 0 पे तो करंट आई नॉट हो गया, तो ये वैल्यू हो गई आई नॉट। टी बाय 4 पे 0 यहां पर आ जाएगा, ये फिर आएगा टी बाय 2। टी बाय 2 पे ईएमएफ 0 है, तो करंट माइनस आई नॉट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये वैल्यू। अब इस पॉइंट पे ईएमएफ मैक्सिमम है निगेटिव साइड में, तो करंट 0 हो जाएगा। उसके बाद एट पॉइंट टी ईएमएफ इज 0, तो करंट आई नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम। ये वैल्यू है आई नॉट, आई नॉट। ये बात समझ में आ गई फिर? तो ये कर्व बनेगा। तो ये जो आपका रेड मार्कर से है, ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये करंट का कर्व है।
क्लियर हो गई ये चीज? तो ये जो दो वैल्यू है इससे हमें आइडिया लग जाता है। जब हम इंडक्टेंस का केस पढ़ रहे थे तब भी हमने दो वैल्यू से आइडिया लगा लिया था कर्व का। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। हर टी की हर वैल्यू पे ईएमएफ और करंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो से आइडिया लगा लो। ठीक है, यही तरीका होता है सही। दो से हमें कर्व का आइडिया लग गया। सही है बच्चों? बच्चों पॉज करके कॉपी कर लो, नोट्स बना लो, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 रब। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सी इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो कांस्टेंट है, तो एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ। इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनेगा। एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सेस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये ओरिजिन, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। डीसी सर्किट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी सर्किट। तो फॉर डीसी सर्किट बताओ क्या होगी? पिछले लेक्चर में बताया था आपको, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। इट इज 1 अपॉन 0 विच इज इंफिनिटी। इनफाइनाइट होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स। तो आज के लिए सही है, इतना बहुत है बच्चों। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। और बच्चों एक बात याद रखना, जो भी न्यूमेरिकल आप करते हो उसे खुद सॉल्व किया करो। ये सोचा करो कि सॉल्यूशन तो हमें तभी देखना है जब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। हर न्यूमेरिकल से आपको फाइट करनी है। बिल्कुल ये सोचना है कि ये न्यूमेरिकल मुझसे कह रहा है कि तुझ में दम नहीं है मुझे सॉल्व करने का, लेकिन आप में दम है और आप सॉल्व करके ही मानोगे। ऐसा कतई मत करना कि पहले सॉल्यूशन देख लिया और उसके बाद सॉल्व करने लगे। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं और इसीलिए कंपटीशन में मात खा जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करना। ठीक है बच्चों, बाय, सी यू।